इस देश के भीतर लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। वास करने का काम किया जाए तो अब हम लोग को बैठ के रणनीति बनाना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। भाषण राशन का समय नहीं है कि सुनील यादव जी कहे नहीं हो। सब लोग हमारे नेता हैं, जिला के सब लोग सम्मान के पात्र हैं। अब हम लोग को मिले, हमारे नेता से हम यही कहेंगे कि समय अभी हमारे पास 2 महीना है पूरा। आप कैंप कर जाइए नालंदा में, अब छोड़िए पाली को, 2 महीना छोड़ दीजिए, बिहार शरीफ में कैंप कीजिए, अब पॉलिसी बनाइए, अब चुनाव हम लोग जीतने का काम कीजिए। जो प्रेस के लोग आए हैं, यदि वो उनको जगह मैंने दे दें बैठने का। और मैं हमारे जो उम्मीदवार हैं, मैंने परिचय दिया था आपको, डॉक्टर संदीप सौरभ माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, JNU-SU छात्र संघ के महासचिव हैं। ऐसा तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ मौजूद सभी साथियों को, मीडिया के बंधुओं को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं और लाल सलाम करता हूं। ये बड़ा ऐतिहासिक मौका हमारे लिए है कि ज्ञान की धरती, गौरव की धरती नालंदा पर इंडिया गठबंधन ने हम पे यकीन दिलाया है, हम पे यकीन किया है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो यकीन हम पे किया गया है, उस विरासत को, उस विश्वास को और विकास की जो उम्मीदें लोगों ने देखी है, उस पर हम खरा उतरे। और ये हमारा पूरा प्रयास निश्चित तौर से आप तमाम साथियों के, हमारे अभिभावकों के सहयोग के बगैर संभव नहीं। तो आप सब लोग का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ये पहली बात हम कहना चाहते हैं। पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपने देखा कि इस देश के भीतर लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चुने हुए और इतने भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में इसको लेकर के लोगों की चिंताएं बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, हम लोग चिंतित हैं। कई सारे मुल्क की बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीति के भीतर जो न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार उस न्यूनतम नैतिकता का भी पालन नहीं कर रही है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर विपक्ष के ऊपर ईडी लगा हुआ है, सब लोग जानते हैं, लोग जिसके भी समर्थक हो, सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र तभी टिकता है जब विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष के लोग भी यही बात कहेंगे। बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर भाजपा एक ऐसा तंत्र बना रही है जिसमें आलोचना के लिए, विरोध के लिए, असहमति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर की ये चुनौती आज हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस तरह के फांसीवादी विचारों का एक उभार इस दौर में है, लेकिन हिंदुस्तान में इस फांसीवादी उभार को चुनौती देने के लिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कमर कसा है, हम लोगों ने प्रण किया है कि भारत लड़ेगा और इंडिया जीतेगा हर जगह। और तानाशाहों के साथ एक संकट होता है। जो तानाशाह होते हैं वो डरे हुए होते हैं, और डर में ये जो उल जुलूल बयान दिया जा रहा है कि 400 पार कर जाएंगे, ये सब डर के बयान हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं,
वो मोदी सरकार की साजिशों को अब समझने लगे हैं। पैरों तले जमीन नहीं है, लेकिन उनको इस बात का भी यकीन नहीं है। यकीन हम लोग दिलाएंगे और बिहार इसका नेतृत्व करेगा, जैसे इतिहास में हम लोगों ने किया है। बिहार में भी हमने देखा, बिहार में 17 महीने तक महागठबंधन की सरकार चली और असल मुद्दों पर वो सरकार चली। जो जनता के मुद्दे थे, रोजगार का सवाल था, उस पर वो सरकार चल रही थी। क्योंकि ये वही दौर है जब आजाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा आज हमारे सामने चुनौती बन के खड़ा है। इतनी बड़ी बेरोजगारी देश ने कभी महसूस नहीं की। और इस बेरोजगारी के पीछे जाइए कि कारण क्या है, तो बहुत साफ दिख रहा है कि कारण है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चंद कॉरपोरेट को देश की समूची संपत्ति सौंप देने का एक विवशता। मैं कहता हूं कि सरकार विवश है और भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे हो रहे हैं, उसको आप उसका विस्तार अगर देखें तो समझ में आता है कि जब मोदी जी रेलवे बेच रहे थे किसी कंपनी को, तो बदले में उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए ले रहे थे। जब कोयला के खदान बिक रहे थे देश के अंदर, तो खदान खरीदने वाली कंपनी भाजपा को अरबों रुपए चंदा दे रही थी। देश में 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जो अभी के एसबीआई के आंकड़ों से जो सामने आया है कि 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, तुरंत वो लोग मोदी जी को चंदा देते हैं और फिर ईडी हट जाता है। उसी तरीके से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आमदनी नहीं है, 1 करोड़ के साल में वो कमा रहा है और एक झटके में 200 करोड़ वो बीजेपी को चंदा दे रहा है, यानी समूचे देश के अंदर। और इसलिए अभी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन मुख्य धारा की जो मीडिया है, जिसको लंबे समय से मोदी जी ने अपने गिरफ्त में किया हुआ है, अपने चुंगल में लिया हुआ है, उस मीडिया में इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि आजाद भारत के सबसे बड़े लूट, सबसे भ्रष्टाचार को और विपक्ष को खत्म करने की साजिश को जनता के सामने ले जाएं। और निश्चित तौर से लोकतंत्र और संविधान इस बार इंडिया गठबंधन अगर देखें तो समझ में आता है कि जब मोदी जी रेलवे बेच रहे थे किसी कंपनी को, तो बदले में उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए ले रहे थे। जब कोयला के खदान बिक रहे थे देश के अंदर, तो खदान खरीदने वाली कंपनी भाजपा को अरबों रुपए चंदा दे रही थी। देश में 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जो अभी के एसबीआई के आंकड़ों से जो सामने आया है कि 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, तुरंत वो लोग मोदी जी को चंदा देते हैं और फिर ईडी हट जाता है। उसी तरीके से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आमदनी नहीं है, 1 करोड़ के साल में वो कमा रहा है और एक झटके में 200 करोड़ वो बीजेपी को चंदा दे रहा है, यानी समूचे देश के अंदर। और इसलिए अभी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन मुख्य धारा की जो मीडिया है, जिसको लंबे समय से मोदी जी ने अपने गिरफ्त में किया हुआ है, अपने चुंगल में लिया हुआ है, उस मीडिया में इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि आजाद भारत के सबसे बड़े लूट, सबसे भ्रष्टाचार को और विपक्ष को खत्म करने की साजिश को जनता के सामने ले जाएं। और निश्चित तौर से लोकतंत्र और संविधान इस बार इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा बनेगा। हम लोग का प्रमुख सवाल ये बनेगा, नालंदा में भी इस सवाल को हम लोग रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया चैनल को मोदी जी ने अपने कब्जे में ले लिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब
महागठबंधन के हिस्सा बने तो आम तौर पर मंच से इस बात को वो कहा करते थे, मीडिया बंधुओं के सामने कहा करते थे कि आप लोग को तो कब्जा में न ले लिया गया है जी, हम छुड़ाएंगे। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों ने देश के संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में लिया, देश के तमाम मीडिया घरानों को अपने कब्जे में लिया, हमें अफसोस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को दोबारा से उन्होंने फिर से अपने गिरफ्त में ले लिया, सरकार पलट गई। और 17 महीने की जो सरकार थी उसने पूरे बिहार के अंदर न केवल रोजगार दिया बल्कि लाखों की संख्या में जो बहालियां शिक्षकों की हुई है उससे शिक्षा में भी सुधार का एक रास्ता खोल दिया। तो वो शिक्षा रोजगार दोनों मसला था, जिस पर सरकार ने गहन चिंतन करके और बीपीएससी के माध्यम से उस बहाली को करवाया। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर मैंने मांग उठाई थी कि उस पूरी बहाली में सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे। बिहार के युवाओं के पास रोजगार के और मौके नहीं हैं, यहाँ कोई बड़े कल कारखाने नहीं हैं, यहाँ बालू के अलावा कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है। तो नौजवान जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए पड़ोस के तमाम राज्यों के अंदर डोमिसाइल नीति होने के चलते अवसर नहीं है, बिहार के युवा झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, बिहार के नौजवान उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं बन सकते क्योंकि वहां डोमिसाइल लागू है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं बन सकते हैं, उड़ीसा में नहीं बन सकते हैं। तो हमने बिहार के अंदर आज भाजपा और जदयू की सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी आदेश आया है कि 1 अप्रैल से जब विद्यालय सुबह सुबह खुलने लगते थे, मॉर्निंग स्कूल होता था, अभी शिक्षा विभाग ने कहा कि मॉर्निंग स्कूल नहीं होगा, 10 बजे से 4 बजे ही चलेगा। भले ही कितनी लू चले, कितनी गर्मी पड़े, लेकिन 10 से 4 चलेगा और गर्मी की छुट्टी भी नहीं होगी। उसमें शिक्षकों को पढ़ाना भी पड़ेगा। और शिक्षकों के सवाल को इसलिए हम लोगों ने मजबूती से उठाया क्योंकि हमें लगता है कि अगर शिक्षा में सुधार करना है आपको, तो आपको शिक्षकों के प्रति एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, उनके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करना कि सिस्टम और सरकार आपके साथ खड़ा है, ये विश्वास दिलाना शिक्षकों को, ये बहुत जरूरी है। ये आप नहीं कर सकते कि गर्मी की छुट्टी में सभी शिक्षकों को विद्यालय जाना पड़ेगा, बच्चे आए या ना आए, इसका कोई मतलब नहीं। तो इन तमाम मांगों को हम लोग उठा रहे हैं। हमने देखा कि आज खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिहार के नवादा में आ रहे हैं, जमुई में आ रहे हैं, और हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो अगर आ रहे हैं तो नवादा समेत उस पूरे जोन में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका हाथ पकड़ के वो एक बार परिवारवाद पे बात रख दें। बड़ा फेवरेट टॉपिक उनका परिवारवाद है, क्योंकि इस बार बिहार के अंदर बीजेपी ने जितने भी प्रत्याशी दिए हैं वो सब परिवारवाद से निकले हुए लोग। तो उनका परिवारवाद अच्छा है और बाकी सब बुरा है। तो यही है, मीडिया अपने हाथ में कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी नालंदा के समुचित विकास के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। इस चुनाव के दौरान नालंदा जिला का कोई भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां हम खुद नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, हर पंचायत में पहुंचेंगे और प्रयास होगा कि हर गांव तक भी पहुंचे, लेकिन पंचायत में नहीं छूटेगा। हम लोग गांव देहात तक पहुंचेंगे, वहां के लोगों की समस्याएं क्या है। आमतौर पे बिहार की जो जनता की समस्याएं हैं वो कमोबेश एक जैसी समस्याएं हैं। किसानों की धान की खरीदारी में दिक्कत सब जगह है, गांव देहात के इलाकों में नल जल का संकट हर जगह है, पानी का लेयर नीचे जा रहा है, वो समस्या सब जगह है ही। और अभी बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, आप लोगों ने देखा कि कास्ट सर्वे का रिपोर्ट महागठबंधन के सरकार के समय पूरा प्रयास करके जातिगत जनगणना हम लोगों ने बिहार के अंदर करवाया, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाला है। बिहार के भीतर केवल 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, केवल 6%। और ये शायद देश में सबसे कमजोर आंकड़ा है, सबसे कम आंकड़ा है। और इसका कारण क्या है?
इसका कारण है कि जहां 1 लाख की आबादी पर हिंदुस्तान के अंदर 27 डिग्री कॉलेज हैं, बिहार में केवल 8 डिग्री कॉलेज है। और इसलिए हम प्रयास करेंगे, इसको एजेंडा बनाएंगे कि नालंदा जिले के सभी ब्लॉक में या कम से कम सभी विधानसभा के भीतर तत्काल 1 डिग्री कॉलेज सरकार खोले, ताकि जो ज्ञान की धरती नालंदा है वहां से ज्ञान का विस्तार और हो और नए लोग और आगे बढ़े। ये हमारा एजेंडा होगा। और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। नालंदा जिला में लोग कह रहे हैं, हम जब गए थे इस्लामपुर तो वहां के साथियों ने कहा कि हम लोग को बड़ा संकट है, रेल की पटरी है, ट्रैक बिछा हुआ है और नीचे से पुल है जाने वाला, एक बरसात होता है और उसमें पानी भर जाता है, वहां ओवरब्रिज बनाइए। तो वहां ओवरब्रिज भी बनना चाहिए। इस तरह के भी सवाल हैं। तो इस तरह के जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल हैं, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। एक बात ये जरूर करना चाहेंगे कि कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है तो उनको ये पक्का यकीन होता है कि हमारे इलाके के सवाल, हमने जिस जनप्रतिनिधि को जिस सदन के लिए चुना है उस सदन में हमारी बातों को उठाएंगे। अगर हमने किसी को लोकसभा के लिए चुना तो लोकसभा में हमारे सवाल गूंजेंगे, हमारे युवाओं के सवाल गूंजेंगे, हमारे किसानों के सवाल गूंजेंगे, हमारे जिले के सवाल गूंजेंगे, हमारा क्षेत्रीय मुद्दा वहां उठेगा। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नालंदा की जनता को निराश होना पड़ा है। पिछले 15 सालों में जिन जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, आप वोट दे या ना दे, आपका वो जनप्रतिनिधि है। और जब वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो उनसे सबकी उम्मीद थी सदन में, चलिए साल में एक ही सवाल आप पूछते, एक ही मुद्दा उठाते क्षेत्र का, तो 15 साल में 15 मुद्दा उठ जाता। लेकिन यहाँ तो 5 सवाल भी नहीं दिख रहा है। जबकि हम लोगों ने विश्वविद्यालय से निकलने के बाद, छात्र आंदोलन से निकलने के बाद 3 साल अभी हुए हैं विधायक के रूप में काम करते हुए। और एक साथी ने सही कहा कि 3 साल में 300 तरह के मुद्दे हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया है। और पूरे पालीगंज समेत बिहार की समूची जनता को, समूचे युवाओं के मुद्दे को हम लोगों ने न केवल उठाया, बल्कि उसमें से कई मुद्दों को सरकार से बात करके, लड़ के, झगड़ के हम लोगों ने क्लिंच करवा लिया है। और युवा जो है वो नौकरी कर रहे हैं आज के समय। तो ये सवाल है, इस तरह के मुद्दे हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद बैठ करके महागठबंधन क्यों उसको कहें, उसमें और साथी हमारे आम आदमी पार्टी के भी जुड़े हुए हैं, तो इसको इंडिया गठबंधन हम लोग कहेंगे। महागठबंधन का स्वरूप अब इंडिया गठबंधन होगा। तो इंडिया गठबंधन की हम लोग बैठक करेंगे। उस बैठक में पूरी प्लानिंग हम लोग बना लेंगे और समूचे जिला स्तर पर केंद्रीय तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक समन्वय समिति